हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। सो सीएमए इंटर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमारा वन शॉट सीरीज चल रहा है और आज हम लोग कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। वन शॉट के साथ साथ हम लोग पीवाईक्यू सीरीज भी कर रहे हैं अभी, जिसमें हम लोग हर चैप्टर से पास्ट 20 अटेम्प्ट्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पीवाईक्यू सीरीज का भी। और अभी जो हम लोग अभी वन शॉट में कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं शॉर्ट में एंड उसके बाद हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर खुद से लिख कर प्रैक्टिस भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को ऐसा ना लगे कि हम लोग क्वेश्चन देख के समझ में तो आ रहा है बट कैसे प्रेजेंट करना चीज़ों को हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। तो ये जो पीडीएफ है क्वेश्चंस का, ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लो। एंड जो हैंड रिटन नोट्स है ये भी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम पे। इसका जो वर्किंग किया हुआ रहता है वो मैं शेयर कर देता हूँ, आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप अगर इसका हार्ड कॉपी परचेज करना चाहो तो आई थिंक ये 449 या 499 देख लेना, ये अभी अवेलेबल है वेबसाइट पे। और ये डिस्काउंटेड प्राइस में, नॉर्मली ये 649 का रहता है, अभी आई थिंक इसको 449 या 499 पे रखा गया है, आप एक बार वेबसाइट पे देख सकते हो। इसका हार्ड कॉपी जैसे आपको कलरफुल पूरा दिख रहा है वैसे ये कलर्ड पूरा हैंड रिटन नोटबुक आपको पूरा ये मिल जाता है हार्ड कॉपी में, है ना। चलो आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज का वन शॉट रिवीजन। देखो चैनल पे अगर नहीं हो तो मैं बता दूं आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी यही सब चीज़ें हमारा चल रहा है, वन शॉट एज वेल एज पीवाईक्यूज। तो अगर आप ग्रुप वन भी दे रहे हो तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखना एंड चैनल सब्सक्राइब करके रखो, ताकि कुछ भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, चलो देखो। तो हमें जो यहाँ पर अभी पढ़ना है इंश्योरेंस कंपनीज, इसमें मेनली हमें दो टॉपिक देखना है। एक तो लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि हम लोग किसी इंसान के लाइफ को इंश्योर करवा रहे हैं। ठीक है, इंश्योरेंस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं उसके लाइफ का। जो अगर सही मायने में बोलूँ तो ये लाइफ इंश्योरेंस कभी नहीं हो सकता। हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं इसको, हम लोग बोलचाल में लाइफ इंश्योरेंस, बट एक्चुअल में ये लाइफ एश्योरेंस होता है। क्या होता है बताओ? लाइफ एश्योरेंस होता है। और क्यों, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाए क्यों हम लोग इसको लाइफ इंश्योरेंस नहीं बोल सकते। और जनरल इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के बाकी कुछ भी आपको इंश्योरेंस अगर दिख रहा है तो ये आपका जनरल इंश्योरेंस कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को इन दोनों टॉपिक्स के बारे में देखना है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करना है, और वो भी जो एग्जाम में हमारे लिए रिलेवेंट रहेंगे, बस उतना ही। ठीक है, तो देखो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है आपको थोड़ा सा बस यहाँ समझना है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो किसी इंसान के लाइफ के बारे में हो रहा है, और जनरल इंश्योरेंस जो है वो हमारा अदर कुछ भी हो सकता है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ भी हमारा यहाँ पर हो सकता है। तो इंश्योरेंस में एक क्लॉज होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी करके। इंडेमनिटी का मतलब होता है आप किसी के लॉस को फुलफिलमेंट कर रहे हो। ठीक है, मतलब जो उसका लॉस हुआ ना आप उसको वो फुलफिल करके दे रहे हो। जैसे मान लो अगर किसी का हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो मान लो अगर वो बंदा एडमिट होता है, उसका कोई एक मान लो इलाज चल रहा है, उसमें 3 लाख रुपया खर्च हो रहा है, तो वो लॉस को फुलफिल करता है, कंपनी को 3 लाख रुपया मान लो पे करता है। बट लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक इंसान के गुजर जाने से कितना लॉस हुआ है आप उस चीज को कभी निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि कौन सा इंसान किसके लाइफ में क्या वैल्यू रखता है ये हम लोग कभी जिंदगी में नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, और ना ही अगर फाइंड आउट कर भी लिए हम लोग यहाँ चलो सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये पर्सन मेरे लाइफ में, तो आप उसको क्वांटिफाई कैसे करोगे आप उसको, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको लाइफ इंश्योरेंस नहीं, लाइफ हम लोग एश्योरेंस इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस को लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी यहाँ पर करते हैं। क्यों सर, क्या दोनों में फर्क है सर? दो जनरल इंश्योरेंस में क्या है, मान लो आपने अगर अपने बाइक का इंश्योरेंस कराया, आपने अगर कार का अपना इंश्योरेंस कराया, और कुछ अगर नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। बट लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर आपका मैच्योरिटी जो आपका मान लो 20 साल का था, ठीक है, वो पीरियड पूरा अगर गुजर गया और आपको कुछ अगर नहीं होता है तो ये पैसा भी आपको वापस मिलता है। तो यहाँ पर एक तो आपका रिस्क कवर हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट्स भी चल रहा है लाइफ इंश्योरेंस के केस में, है ना। और थोड़ा मोड़ा यहाँ पे डिफरेंसेस जो दिया हुआ हम लोग देखते हैं एक बार। डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या बोलता है, इट इज एन इंश्योरेंस
which covers the life risk of the person insured. It is an insurance other than life risk, that is health, fire, marine, etc. लाइफ में क्या बोलता है, इट इज जनरली कॉल्ड एश्योरेंस एज लॉस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी इंडेमनिफाइड, बट यहां पर क्या बोलता है, लॉसेस कैन बी इंडेमनिफाइड, हेंस इट इज कॉल्ड व्हाट, इंश्योरेंस. इट इज ए फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट भी कहलाता है ना. और ये हमारा इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, 20 साल 15 साल ऐसे के लिए करते हैं हम लोग, और ये जनरली हमारा साल या 3 साल 2 साल का ऐसे चलता है ये जनरल इंश्योरेंस का एक टर्म. तो अब देखो इंश्योरेंस का ना कुछ एक हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल्स जो है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग को. तो पहला तो हमें समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, कि हमारा कुछ अगर लॉस हुआ तो उसके बारे में फुलफिलमेंट यहाँ पर इंडेमनिफाई हम लोग को यहाँ पर किया जाएगा, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. नेक्स्ट बोलता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट. आप जिस चीज का इंश्योरेंस करवा रहे हो ना, उसमें आपका कुछ इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो दिखना चाहिए. जैसे मान लो मैं अपने लाइफ का इंश्योरेंस करा रहा हूँ, तो हाँ भाई मेरा इंटरेस्ट है इसमें, है ना. मेरे फैमिली मान लो डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, तो हम इसलिए करवा रहे हैं. हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो यहाँ भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट दिख रहा है. मान लो अगर मैं अपने कार का इंश्योरेंस करवाता हूँ, तो मेरा कार है इसलिए दिख रहा है ऐसा. अब मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं जिससे मुझे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, मैं मान लो क्या किया, बैठ के यहाँ पर देखा अभी धुरंधर मूवी आया है ना, धुरंधर 2 आप सबने देखा होगा. चलो मान लो नहीं भी देखा, धुरंधर करके एक मूवी आया, ठीक है. मान लो अब उसमें कोई कुछ एक एक्टर है, उन्होंने मान लो बहुत अच्छा काम किया, मान लो अच्छा खासा पैसा कमा लिया, ठीक है. मान लो रणवीर सिंह का ही नाम लेता हूँ, ठीक है. अब मैं करता हूँ, मैं उसके कार का इंश्योरेंस करवा लेता हूँ. बताओ कोई यहाँ पर लिंक है? क्यों? अभी मान लो उसने अभी इतना बड़ा सक्सेस अभी यहाँ पे हासिल किया है, ठीक है, तो उसने अभी नया मान लो कार खरीदा कोई 10-15 करोड़ का, मैं बोलता हूँ मैं उसका इंश्योरेंस कराऊंगा. कहाँ से? आपका क्या इंटरेस्ट है उसमें? बात समझ में आ रहा है क्या? तो वन कैन टेक इंश्योरेंस ओनली इफ ही हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इन द एब्सेंस ऑफ सच इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट. आप तो जुआ खेल लो फिर, और कुछ नहीं, है ना. आप बोलते हो क्या, इंडिया के जीतने पे मैं इंश्योरेंस, या जीतने या हारने में इंश्योरेंस अभी करवा रहा हूँ, है ना. अगर इंडिया हार गया तो ये हम लोग को पैसा देगा इंश्योरेंस कंपनी. क्या चल रहा है ये? नहीं सर, हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट सर, हमारा कंट्री खेल रहा है सर, है ना. हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये 11 लड़के, है ना, ये इंडियन क्रिकेट टीम. हमारा इंटरेस्ट इंटरेस्ट है सर, हम इमोशनल हो जाते सर मैच हारने से, ठीक है. तो अगर ऐसा करोगे तो फिर ये सब पॉसिबल नहीं है ना, आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है उसमें. इमोशनली इस तरह से आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, हारने पे आपको पैसा मिल जाएगा, फिर जुआ खेल लो फिर तो आप, ये और कुछ नहीं. नेक्स्ट बोलता है प्रिंसिपल ऑफ उबरम फिट. ये क्या है समझना ध्यान से. इसमें बोलता है क्या, कि आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा. आप अगर बताते ही नहीं हो अपने एसेट के बारे में जिसके बारे में आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, जैसे देखना आप जब लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ता है ना. मान लो किसी को कोई बीमारी है, बताना पड़ता है. मान लो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, और कभी मान लो पहले कोई आपका ऑपरेशन हुआ है या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, आपको मेंशन करना पड़ता है. आप अगर नहीं मेंशन करोगे, क्लेम मिलने के टाइम में दिक्कत आएगा फिर. समझ में आ रहा है क्या? और ये नहीं बोलना हमसे तो अलग से पूछा नहीं था इसलिए हम नहीं बताए, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है. इट इज इम्प्लाइड दैट ईच पार्टी मस्ट डिस्क्लोज एवरी मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम. जो मुझे पता हो बताना पड़ेगा. जैसे मान लो आपके घर शादी के लिए रिश्ता आता है, ठीक है, और आप ऑलरेडी शादीशुदा हो. आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और आप उस कैटेगरी में हो जहां पर आपको एक ही शादी अलाउड है, ठीक है. आप उस कैटेगरी में जहां पे एक ही शादी अलाउड है, और आपके घर रिश्ता कोई लेकर आता है और उस बंदे को नहीं पता है कि आप शादीशुदा हो, और आप बोलते हो कि ठीक है वो तो आया, मैं हाँ बोल दिया, मैं थोड़ी गया था उसके घर बोलने, वो तो मुझे बताया, मैं बोला ठीक है शादी कर लूंगा. तो आपको बताना चाहिए ना, आपको तो पता था आप शादीशुदा हो, और आपको तो अलाउड भी नहीं है एक से ज्यादा, फिर आप तो फंस जाओगे ना फालतू का. तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला, जो भी मटेरियल फैक्ट है ना जो नोन टू यू है, आपको वो सब चीज बताना पड़ेगा, ठीक है. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इब्राहिम फिटे, दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ. हम लोग यहाँ पर गुड फेथ में, हम लोग यहाँ पर लॉस से बचने के लिए हम लोग करा रहे हैं इंश्योरेंस भाई, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, ठीक है. और प्रिंसिपल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मान लो आपने यहाँ पर फायर इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, बट हुआ क्या है, आपके गोडाउन में आग लग गया है और उससे गुड्स आपका जला, तो आप क्लेम करते हो. बट अब मान लो क्या हुआ है, यहाँ पर दो तरीके से लॉस हुआ है. एक तो आग भी लगा, और लोग क्या किया उसमें से ना, उन लोगों को मौका दिखा, चोरी करके ही भाग गए हैं. अब दो तरीके से लॉस हुआ है. तो प्रोक्सीमेट कॉस्ट का मतलब पता क्या होता है, नियरेस्ट कॉस्ट क्या था लॉस का,
आपने किस चीज का इंश्योरेंस ले रखा था? अब मान लो फायर इंश्योरेंस आपने ले रखा है, फायर की वजह से आपका नुकसान 10-12 हजार का हुआ, लोग लेकर भाग गए 1 लाख 1.5 लाख का सामान, 2 लाख रुपए का सामान मान लो लोग लेकर भाग गए, तो वो तो चोरी हो गया ना मान लो। तो फिर प्रॉक्सिमेट कॉज आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपने इंश्योरेंस लिया है किसी पर्टिकुलर चीज को आपने यहाँ पर कवर किया और एक से ज्यादा यहाँ पे दिख रहा कॉज लॉसेस का, it refers to the nearest cause. This principle applies when the loss is result of two or more causes. Insurance company will find the nearest cause of the loss to the property. The property is found to be insured against such cause. The insured will get the compensation. और प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? मान लो आपने कार का इंश्योरेंस कराया था, कार का मान लो एक्सीडेंट हो गया और अब पूरा वो कार का पूरा अवस्था खराब है, रिपेयर कराने लायक भी नहीं है, तो कंपनी क्या किया, आपको पैसा दे दिया। अब वो कार हो जाएगा कंपनी का, ये ध्यान रखना। आपको पैसा अगर मिल गया ना, वो एसेट अब कंपनी ले लेगा, वो अब वो उनका हो गया। तो वंस द इंश्योर्ड पर्सन हैज बीन कॉम्पनसेटेड फॉर द लॉस टू हिम on the subject matter that was insured, the rights of the ownership of that property goes to the insurer, that is insurance company. अब जो मेन हमें यहाँ पर जो समझना है वो है इनका अकाउंटिंग, वो यहाँ पे क्या बताओ, अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग हमें दोनों अलग अलग देखना है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस का और एक हमारा जनरल इंश्योरेंस का। वैसे देखो ये टॉपिक है तो अच्छा खासा बड़ा, ठीक है, बट हम लोग अभी उन्हीं सब टॉपिक्स को कवर करेंगे, मतलब हम लोग उन्हीं सब पोर्शन को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर अभी जनरल इंश्योरेंस से। ठीक, चलो। देखो कुछ एक टर्म्स जानना जरूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूँ अविनाश लाला, और मान लो मैं बजाज से कोई चीज का इंश्योरेंस में करवा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जो इंश्योरेंस करवा रहा हूँ ना, और जो एक्चुअल में यहाँ पे कंपनी जो इंश्योरेंस कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी, इसको हम लोग कहते हैं इंश्योरर। और मैं जो हूँ इसको मुझे यहाँ बोला जाएगा इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, मुझे क्या बोला जाएगा यहाँ पर, इंश्योर्ड पर्सन। मैं क्या करता हूँ, इस कंपनी को मैं प्रीमियम देता हूँ, कहता हूँ बताओ, प्रीमियम। मैं इस कंपनी को पे करता हूँ प्रीमियम, बदले में ये क्या करता है, मेरे रिस्क को कवर करता है। और मैं देखो जैसे मैं प्रीमियम दिया, जैसे मान लो मैंने फायर इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रीमियम दिया ना, मैं थोड़ा निश्चिंत हूँ कि अगर कुछ होता है कल के दिन में तो ये कंपनी मुझे बचाएगा, ये कंपनी मुझे क्लेम देगा। तो मैं किस भरोसे पे इसको दे रहा हूँ अभी प्रीमियम, ये प्रीमियम देकर मैं अपना रिस्क जो है ना इसके ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, इस कंपनी के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि कल के दिन में कुछ अगर हुआ तो ये मुझे क्लेम देगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है, जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरर है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है, प्रीमियम के थ्रू, और वो पे क्या करता है, हमें क्लेम। ये दो मेजर आइटम है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। इसके बाद और भी कुछ कुछ अदर इनकम हमारे पास हो सकता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, ये सब से भी पैसा आ सकता है इनके पास। एक्सपेंसेस में हम लोग को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी देखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग को ये सब चीज भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। ये सब जो खर्चा आएगा ये सब भी खर्चा रहेगा अपार्ट फ्रॉम क्लेम। बट जो मेन इनको अभी यहाँ पर जो दिखेगा दो आइटम ना, इनकम के अंडर प्रीमियम और एक्सपेंसेस के अंडर क्लेम्स, ये दो बहुत ही मेजर यहाँ पर मतलब आइटम है दोनों। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं, इन दोनों को कैसे क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे इनका अकाउंटिंग होगा, इन दोनों को समझते हैं, और उसके बाद हम लोग चलेंगे टॉपिक्स पे, है ना। फिर देखेंगे कैसे हम लोग को इनका रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, क्या होता है पीएल, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। डन ना। देखो यहाँ पर वो जो प्रीमियम है, प्रीमियम से इनकम आएगा हम लोगों को, ठीक है, प्रीमियम से हम लोग को इनकम आएगा। अब मान लो क्या हुआ, इस साल हमें प्रीमियम जो टोटल रिसीव हुआ है, टोटल जो प्रीमियम रिसीव हुआ है वो हुआ है 10 लाख। बट हमें ये बताया जाता है कि अभी भी मिलना बाकी है, रिसीवेबल है, रिसीवेबल एज ऑन, मान लो ये हम लोग बात कर रहे हैं 2025-26 का, तो रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 26, लेट 80 हजार रुपया। और कुछ एक ना हमारा ओपनिंग रिसीवेबल भी था 70 हजार।
हमें बोलता है कि कितना इनकम है, आप हमें ये बताओ। तो देखो नॉर्मल सा एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है कि हमारा जो इस साल का इनकम है हम लोग उसको लिखेंगे। ठीक है, तो टोटल रिसीव हुआ है कितना, 10 लाख। ठीक है, और रिसीवेबल जो हमें अभी मिलना है वो कितना है, 80 हजार। तो 10 लाख 80 टोटल इनकम है। बट क्या बोलता है, देखो लास्ट ईयर का हमारा ड्यू था 70 हजार रुपया, तो पहले तो वो मिला होगा, पहले तो हमें वो मिला होगा। बोला हाँ सर, पहले तो वो आपको मिल गया होगा, और वो तो आपका इस साल का इनकम है ही नहीं, तो आपको ये हटाना पड़ेगा। तो आप कैसे बताओगे यहाँ पे इनकम, कि देखो 10 लाख रुपया हमें मिला है, 80 हजार मिलना बाकी है। हाँ बट 70 जो है वो हमारा नहीं है इस साल का, बट वो अभी मिल रहा है। तो 10 लाख 10 हजार हमारा यहाँ पर इनकम हम लोग बोल सकते हैं। बट इस इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर नेट प्रीमियम। क्या कहते हैं बताओ इसको हम लोग यहाँ पर, नेट प्रीमियम। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, ये जो आपने प्रीमियम लिया, क्या रिस्क पूरा खत्म हो गया? मान लो किसी ने 3 साल का इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, आपको अभी प्रीमियम दे दिया, तो क्या सेकेंड और थर्ड ईयर में आपको नहीं दिख सकता है कुछ रिस्क यहाँ पर अराइज हो जाए? मान लो हेल्थ इंश्योरेंस था या फायर इंश्योरेंस कुछ भी था, आपको नहीं लगता नेक्स्ट ईयर इसका कुछ रिस्क आ सकता है? बोला हाँ सर। इसका मतलब पूरा का पूरा अभी जो हमारा रिस्क है वो एक्सपायर नहीं हुआ है, अभी भी अनएक्सपायर्ड तो होगा ही ना। तो हम लोग क्या करना पड़ता है यहाँ पर, हमें प्रोविजन, जैसे आप प्रोविजन बनाते हो ना फॉर डाउटफुल डेट्स, वैसे हम लोग यहाँ पर रिस्क के लिए प्रोविजन बनाते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं यूआरआर, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। क्या कहते हैं बताओ इसको हम लोग, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। ठीक है सर, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। तो मान लो अभी कितना मुझे नहीं पता कैसे क्या निकालना, मान लो बोलता है क्वेश्चन में कि अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व ना हमें इस साल जो है मेंटेन करना है, इस साल के एंड में हमें 5 लाख रुपया। बट हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग प्रोविजन जो है वो 3 लाख 80 हजार हमें दिख रहा है, ओपनिंग यूआरआर हमारे पास 3 लाख 80 हजार है। तो आप बताना मुझे इस साल कितना क्रिएट करना चाहिए, और तो सर मुझे इस साल और 1 लाख 20 हजार का प्रोविजन मुझे क्रिएट करना चाहिए, है ना, 1 लाख 20 हजार का और मुझे क्रिएट करना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पर क्लोजिंग यूआरआर 5 लाख मेंटेन करने के लिए इस साल जो यूआरआर हमें बनाना है वो 1 लाख 20 हजार होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? बताओ समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है ना हमारा, इसको हम लोग कहते हैं नेट प्रीमियम। क्या कहते हैं बताओ इसको हम लोग, नेट प्रीमियम। और इसमें से हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग यूआरआर, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, और फिर इसमें हम लोग लेस कर देते हैं क्लोजिंग यूआरआर। तो देख लो आप, चीज वही है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है दिखाने का। ठीक है, तो आप बताओ कितना होगा प्रीमियम हमारा, 10 लाख 10, 3 लाख 80 माइनस 5 लाख, ये हो गया 8 लाख 90। ये हमारा प्रीमियम अर्नड है। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, अब ये क्लियर है हम लोग को भी। चलो बढ़िया। अब एक चीज समझना, अब ये तो जो आपने देखा ना, ये तो नॉर्मल केस है, हम लोगों ने इंश्योरेंस यहाँ पर किया, हमें प्रीमियम मिल रहा है, ये ऐसा केस है। बट एक कॉन्सेप्ट होता है री इंश्योरेंस का, ये क्या है समझना। मान लो यहाँ पर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, अब यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मान लो इंश्योरेंस इसको मिलता है, ठीक, मान लो इसको यहाँ पर इंश्योरेंस मिला कोई एक पर्सन से, मान लो एम, इसने इंश्योरेंस करा लिया यहाँ पर अकेले 300 करोड़ का। अब जो ये एक्स लिमिटेड था ना, उसको मान लो ऐसा लगा कि ये जो 300 करोड़ का इंश्योरेंस है, मैं मानता हूं इसमें प्रीमियम भी हाई मिलेगा अपने को, बट अगर यहाँ पर लॉस हुआ ना, तो एक अच्छा खासा अमाउंट जो है हम लोग को यहाँ पर पे भी करना पड़ जाएगा। तो हम लोग इस बात से तो खुश है कि प्रीमियम जो है यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, बट हम लोग इस बात से चिंतित भी हैं कि कल के दिन में अगर लॉस हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? फिर दिक्कत आ जाएगा। तो ये क्या करता है पता है, ये बोलता है सुनो एक काम करते हैं, एक दूसरा कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी वाई लिमिटेड, मैं ना उसको ट्रांसफर करता हूँ कुछ एक रिस्क। मैं क्या किया, मैं उसको ट्रांसफर कर दिया मान लो 120 करोड़ का रिस्क।
और मैं अपने पास 180 करोड़ का रिस्क मैं रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने पता क्या किया, मैं हूँ एक्स लिमिटेड, मैंने किया री इंश्योरेंस। मैंने क्या किया बताओ यहाँ पर, री इंश्योरेंस। हाँ बट एक चीज ध्यान रखना, जो ये इंश्योर्ड पर्सन है ना, जो ये इंश्योर्ड पर्सन है, उसको कोई खबर नहीं है वाई के साथ क्या चल रहा है एक्स का, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर कल के दिन में कुछ भी होता है तो वो क्लेम एक्स को ही करेगा, वो एक्स और वाई के बीच अपना रिलेशन है वो समझेगा। हम लोग उससे, हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे। एम कुछ भी नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट वाई से, एम का जो कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ एक्स से ही है, एक्स और वाई अपने में खेल रहा है, ठीक है। तो एक्स क्या करता है यहाँ पर, बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है इसको, है ना, रिस्क ट्रांसफर कर रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है वाई फ्री में तो ये रिस्क बियर नहीं करेगा ना, वो क्या बोलेगा, भाई रिलेटेड जो प्रीमियम है वो भी तो मुझे दो, वो भी तो मुझे दे दो। तो ये जो री इंश्योरेंस हो ना, री इंश्योरेंस, वाई के लिए हम लोग बोलेंगे कि ये री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्ट किया है, ये री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्ट किया है ना। और जो एक्स लिमिटेड है जो ट्रांसफर कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ये री इंश्योरेंस बिजनेस सीड कर रहा है, सीड मतलब ट्रांसफर कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इसको री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड, मतलब ये ट्रांसफर कर रहा है बिजनेस। क्लियर हुआ। तो मैं अगर बोलता हूं, मान लो आपको जो बिजनेस आपको डायरेक्ट मिलता है ना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट बिजनेस, जहां पर आपने डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट किससे किया, आपने इंश्योर्ड पर्सन से, उसको बोलते हैं डायरेक्ट बिजनेस। लेकिन वाई को जो ये मिल रहा है ना यहाँ पर, री इंश्योरेंस बिजनेस, उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, वो भी तो वाई का इनकम ही होगा। तो मान लो वाई का डायरेक्ट बिजनेस से वाई को मिल रहा है अगर 1,000 करोड़ का प्रीमियम टोटल, तो पता है क्या बोलेगा, री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड से हम लोग को मिल गया लेट 300 करोड़, लेट 300 करोड़, ठीक है। और जितना आप री इंश्योरेंस बिजनेस जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, जब सीड कर रहे हो, तो वो तो आपका इनकम घटाएगा ना, वो आपका प्रीमियम को घटाएगा भी साथ साथ, तो आप लेस करोगे री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड, री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। तो अब जो आएगा नेट करके उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रीमियम। तो नेट प्रीमियम बताओ कैसे आएगा, डायरेक्ट बिजनेस से जो आपको प्रीमियम मिल रहा है आपको वो लेना है, आपको उसमें ऐड करना है जो आपको री इंश्योरेंस बिजनेस पे आपको प्रीमियम मिल रहा है, आपको लेस करना है इसमें से री इंश्योरेंस बिजनेस ट्रांसफर्ड सीडेड, तो जाके जाएगा। और सब में वैसे चलेगा, है ना, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे किया था ना, सब चलेगा वैसे ही, कि ये ओपनिंग हमारा जो रहेगा, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये लेस होगा, जो क्लोजिंग है ये मिलना बाकी ये हमारा ऐड होगा, ये सब कुछ चलेगा वैसे तीनों में, चाहे वो डायरेक्ट बिजनेस हो, री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड हो, या फिर री इंश्योरेंस बिजनेस हमारा सीडेड हो। क्लियर है, यस सर। चलो आओ देखते हैं हम लोग यहाँ पर ना एक क्वेश्चन छोटा सा, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ऊपर, ठीक है। देखो ध्यान से, मतलब कैलकुलेट प्रीमियम अर्नड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ बी एक्स फायर इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व इज ₹2,20,000। बोलते देखो प्रीमियम रिसीव हुआ है डायरेक्ट बिजनेस पे, री इंश्योरेंस पे, समझ मारा। प्रीमियम पे किया गया री इंश्योरेंस, मतलब ये री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड है, ट्रांसफर्ड है। प्रीमियम रिसीवेबल ऑन 31/3/24 एंड 31/3/25, समझ मारा आपको। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों पे दे के रखा है, री इंश्योरेंस और नॉर्मल पे। और प्रीमियम पेएबल, जो हमने बिजनेस ट्रांसफर किया उससे प्रीमियम पे भी तो करना पड़ेगा हम लोग को, तो ये भी हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर कितना प्रीमियम से हमारा इनकम हुआ है, प्रीमियम अर्नड हमें निकालना है। तो पहले नेट प्रीमियम तक पहुंचते हैं हम लोग, नेट प्रीमियम के बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर यूआरआर का, पहले पहुंचते हैं नेट प्रीमियम तक, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम अर्नड, ठीक है। प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। तो आप बताओ रिसीव्ड कितना है, रिसीव्ड है 4 लाख,
ठीक है, आप इसमें ऐड करोगे रिसीवेबल एज ऑन 31/3/25, जो क्लोजिंग रिसीवेबल है वो है 40,000। आप इसमें से लेस करोगे रिसीवेबल एज ऑन 31/3/24, 21,000। ठीक है, फिर वैसे ही आप प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, तो ये आपको री इंश्योरेंस बिजनेस मिला है किसी और से, ठीक है, तो इसमें भी आपको प्रीमियम मिलेगा। फिर सेम हम लोग यही सब तीनों चीज हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भी, लिख लो यहाँ तक। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। एंड देन बताओ कितना कितना रिसिप्ड हुआ रिसीवेबल है। तो रिसिप्ड हुआ यहाँ पर 1,50,000, और रिसीवेबल है हमारे पास क्लोजिंग 10, ओपनिंग 16। तो ये आ रहा 1,44,000। ठीक है, और प्रीमियम, यहाँ पर जगह कम है क्या, ठीक है देखो, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड, तो हमने ऑलरेडी पे कर रखा होगा। ठीक है, पे कितना किया है, पे किया हमने यहाँ पर 80,000 रुपया। ऐड करेंगे हम लोग पेएबल ऑन 31/3/25, लेस करेंगे पेएबल ऑन 1/4/24, या फिर 31/3/24 दिया था ना, वही लिखो। कितना कितना है, तो पेएबल देखो हमारे पास क्लोजिंग में है 20, ओपनिंग में 30, तो यहाँ पर नेट जब करेंगे तो ये आ जाएगा 70,000। ठीक है, तो 4,19,000 प्लस 1,44,000 माइनस 70,000, 4,93,000, है ना, ये आ गया हमारा नेट प्रीमियम। तो पहले यहाँ तक आप कॉपी कर लो, फिर ना मैं इसको आपको दूसरे पेज में दिखाता हूँ, ठीक है, पहले यहाँ तक फटाफट कॉपी कर लो पहले आप, पॉज करके यहाँ तक कॉपी कर लो इसको, एंड देन ये वाला पोर्शन। डन ना, हो गया। चलो, अब आपको यहाँ पर, यहाँ आ जाओ, नेट प्रीमियम 4,93,000, इसमें आपको क्या ऐड करना है, ओपनिंग यूआरआर अनएक्सपायर्ड रिजर्व, फिर आपको लेस करना है क्लोजिंग यूआरआर। तो देखो ओपनिंग तो हमें पता है, 2 लाख कुछ अमाउंट दिया था ना यहाँ पर, 2,20,000 रुपया। ठीक, ये क्लोजिंग कैसे निकाले हम लोग, परसेंटेज कुछ बताया नहीं हम लोगों को, है ना, या फिर अमाउंट नहीं बता कुछ हम लोग को। तो ध्यान रखना, जो हमारा मरीन इंश्योरेंस होता है ना, मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस के केस में हमें 100% ऑफ नेट प्रीमियम हमें क्रिएट करना होता है यूआरआर। लेकिन फायर और अदर जितना भी इंश्योरेंस आपको दिखता है, इन सब में आपको 50% ऑफ नेट प्रीमियम आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है यूआरआर। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या आपको। तो मरीन के केस में 100, बाकी में फायर और अदर्स में सब में यहाँ पर 50%। बट सब में कुछ बोला था आपको वो फॉलो करना है, नहीं बोला तो हम लोग ये नॉर्मली यही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 493,500 का, सॉरी 493, इसका 50%, ये रहा
246,500। तो 4,93,000 प्लस 2,20,000 माइनस 246,500, ये रहा 4,66,500। ये हो जाएगा हम लोग का नेट प्रीमियम जो हम लोगों ने अर्न किया है। बोलो क्लियर है क्या? तुमने समझा है क्या? यस सर। चलो आपको मैं एक बार ना इसके नोट्स पे ले चलता हूँ प्रीमियम का। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स। तो प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस आपको ये चेक करना है, देन प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, एंड देन आपको प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड, ये आपको लेस करना है। ये करके जब आ जाएगा इसमें ऐड करना आपको ओपनिंग यूआरआर, ओपनिंग अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। अब ये इंक्लूडिंग एडिशनल रिजर्व क्या बोला है, छोड़ दो, इसके बारे में बात नहीं की हम लोग। और देन क्लोजिंग अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व हम लोग को यहाँ पर हटाना है। ठीक है, ओके। तो बोलता रहे हो क्या, इंश्योरेंस कंपनीज गेट बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टू बेसिस, डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस। क्या होता है सर डायरेक्ट बिजनेस? इट मींस इंश्योरेंस बिजनेस अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड पर्सन एंड इंश्योरेंस कंपनी, जो डायरेक्ट बिजनेस आता है हमारे पास, और इसका प्रीमियम हम लोग खुद ही रखते हैं पूरा का पूरा, ये हमारा है। बट यहाँ पे क्या होता है री इंश्योरेंस में, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंश्योरेंस कंपनीज एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। Whenever an insurance company considers a particular risk is too much based on its capacity, then it may reinsure a part of the risk with other insurance company. However, transferring the risk related premium should also be transferred, ये भी हम लोग करना पड़ेगा। तो transferring of risk called reinsurance ceded, hence premium for the same is to be deducted from the collection, and company accepting risk called it is at accepting what क्या बताओ, reinsurance business accepted, hence it is to be added to the premium। और प्रीमियम अर्न जो हम लोग का है हम लोग को ऐसे निकालना है ये। तो कैसे करना बताओ, यहाँ पे प्रीमियम कलेक्टेड रिसीव्ड, ऐड करना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल, लेस करना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल। अब ये क्या होता है ये वाला, इसके बारे में बता रहा है। इट इज अ प्रोविजन फॉर क्लेम्स दैट मे अराइज इन फ्यूचर इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑलरेडी इशूड। आपने प्रीमियम ले लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब सब खत्म हो गया भाई नेक्स्ट ईयर अब देखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंस प्रीमियम इज ऑलरेडी बीइंग रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पॉलिसीज, प्रोविजन हैज टू बी मेड। अब ये प्रोविजन कितना बनाना पड़ता है हम लोग को, मरीन के केस में 100%, बाकी सब में हम लोग को 50-50% हम लोग को बनाना होता है। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन में अदर कोई रेट दिया हुआ तो आपको वो लिखना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एडिशनल रेट क्या होता है, ये तो है ही यहाँ पर, ठीक है। बट अब बोलता है ना आपको एडिशनल और 5% बनाना चाहिए, 100% नहीं, आपको इसमें 110% बनाना चाहिए, और 10% बनाओ एडिशनल। इसमें 50 नहीं, इसमें 55% बनाओ, ऑफ बनाओ 5%, और 10% एक्स्ट्रा बनाओ। तो एडिशनल पता है कब जरूरत लगता है, जब देखना आप हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहा। अब जैसे मान लो कोविड आ गया था, ठीक है, कोविड आ गया था, ऐसे केस में अब जितना मान लो हेल्थ इंश्योरेंस था ना, अब लोग को मैंने जो इंश्योरेंस कंपनी से लगा कि भाई इन लोग को ये तो देना पड़ेगा, रिजर्व जो हम लोग बना रखे हैं ना उससे काम नहीं चलेगा, हमें एडिशनल रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कब क्या प्रॉब्लम, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है क्या। और इसका देखो एंट्री क्या होता है, हम लोग रिजर्व क्रिएट करके इनकम घटा रहे हैं, यही ना कर रहे हम लोग, रिजर्व रिजर्व क्रिएट करके हम लोग इनकम घटाए, तो हम लोग यहाँ बोलते हैं जो भी आपका यहाँ पर रेवेन्यू का आप घटाओगे टू यूआरआर, मरीन फायर अदर रेवेन्यू, कुछ भी है रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। और जो लास्ट ईयर वाला वो हम लोग इस साल अपना इनकम बुक करते हैं, उसको ऐड करते हैं ना, ऐड करते उसको हम लोग, तो उसको हम लोग इनकम में बढ़ा देंगे, तो अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मरीन फायर और अदर। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? अब जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर वो है क्लेम। ठीक है, अब क्लेम में समझते हैं। दो क्लेम में भी ये तीन चीज आपको दिखेगा, डायरेक्ट बिजनेस, रे इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और रे इंश्योरेंस सीडेड। बस यहाँ पर थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही है। पर ध्यान रखना इसमें कोई यूआरआर का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। हाँ बट इसमें आपको क्लेम में दो चीज आपको देखना पड़ेगा, एक तो सर्वेयर का फी। आप समझो जो भी आप ना मान लो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर लॉस हुआ है, तो वो अगला बोलेगा आप और उसको आप दे दोगे पैसा क्लेम, ऐसा नहीं होगा ना। सर्वे होता है, चेक कराते हैं हम लोग कि सच में ऐसा हुआ भी है क्या, ठीक है, कि जानबूझ से करवा दिया या फिर हुआ, सब देखना पड़ता है, सर्वे करवाना पड़ता है हम लोग को। एंड जो भी लीगल एक्सपेंसेस आता है रिलेटेड टू द क्लेम, ये सब कुछ हम लोग क्लेम में ही हम लोग को यहाँ पर ऐड करके दिखाना होता है। एंड जैसे हम लोग प्रीमियम में दिखाए थे, एड क्लोजिंग रिसीवेबल लेस ओपनिंग रिसीवेबल, ऐसे यहाँ पर पेएबल में आएगा कमीशन का। ठीक है, चलो आओ देखते हैं हम लोग।
इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, बट थोड़ा प्रेजेंटेशन तरीका यहाँ पर अलग होगा और कुछ नहीं, जगह यहाँ भी नहीं होगा पूरा। देखो, मतलब from the following figures appearing in the books of fire insurance division of a general insurance company, so the amount of claim as it would appear in the revenue account for the year ended 31st March 2014। तो क्लेम पे हुआ है इस साल डायरेक्ट बिजनेस पे 46,70,000 और री इंश्योरेंस पे इतना पे हुआ है, मतलब हमने री इंश्योरेंस से बिजनेस एक्सेप्ट किया होगा, तो अब आज क्लेम तो देना ही पड़ेगा ना। क्लेम पेबल ओपनिंग और क्लोजिंग दे के रखा है। क्लेम रिसीव भी हुआ है। रिसीव कैसे हुआ होगा सर क्लेम हम लोग तो कंपनी है, हमें क्यों रिसीव हुआ, तो ये री इंश्योरेंस वाला रिसीव हुआ होगा ना, जो हमने री इंश्योरेंस करवा दिया था उसका क्लेम मिला भी होगा, तो उसका भी हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग देखो आप, तो आपको रिसीवेबल दिख जाएगा। एंड देन एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पूरा नहीं लेंगे इसमें हम लोग क्लेम में, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग अलग से दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को बस लेना है यहाँ पर सर्वेयर का फी और जो लीगल फी लगा है, तो बोलता है सर्वेयर का फी 35,000 और लीगल फी लग गया यहाँ पर, लीगल एक्सपेंसेस 45,000 रुपया। टोटल 2,30,000 है, टोटल से हम लोग कोई मतलब अभी नहीं है, जब बनाएंगे रेवेन्यू अकाउंट वहां पर हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। पहले आओ हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं पर कितना क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 2। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम इनकर्ड ठीक है। तो देखो, आपने एक काम करो यहाँ पर, ऐसे लिखो पहले, क्लेम पेड लेस री इंश्योरेंस, ठीक है। क्लेम पेड लेस री इंश्योरेंस, तो देखो कैसे कैसे क्या क्या है पर ध्यान से देखना एक बार, ठीक है, उस पर कॉपी करना पड़े, देख लो। क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस, जो कितना है यहाँ पर 46,70,000, इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस, जो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेड, तो कितना एक्सेप्टेड है हमारे द्वारा बताओ, उस पे 7 लाख रुपया और गया है, ठीक है। फिर लेस करेंगे हम लोग क्लेम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड, सर ये वाला थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, ठीक है लिखो, बता रहा हूँ मैं अभी, लिखो ना तुम। क्लेम रिसीव कितना हुआ है 2,30,000, अभी लिखते जाओ। तो 46,70 प्लस 7 लाख माइनस 2,30,000, तो 51,40,000। इसमें अब आपको ऐड करना है यहाँ पर सर्वेयर्स का फी और लीगल एक्सपेंसेस, जो कितना कितना था, तो सर्वे का था 35 और ये 45, तो 35 और 45, 52,20,000, ठीक है। सर इसमें वो सब कहाँ गया सर, आउटस्टैंडिंग है ना, ओपनिंग क्लोजिंग ये सब चीज़ सब बताऊंगा, ठीक है। ये बस साथ साथ में लिखो अभी, ठीक है। तो देखो ये अभी समझ में आ गया कितना हम लोगों ने पे किया है, कितना हमारे हाथ से अभी पैसा इस साल गया है, तो इस साल गया बताओ कितना है, 46,70 डायरेक्ट बिजनेस पे, 7 लाख री इंश्योरेंस पे, और ये हम लोग को मिल गया, तो नेट में हम लोगों ने इतना पे किया है, और ये दोनों है जो हमारा यहाँ पर क्या बताओ, ये दोनों हमारे यहाँ पर लीगल एंड सर्वेयर का खर्चा, ये सब चीज़, ओके। अब हम लोग इसमें देखो क्या ऐड करते हैं, हम लोग इसमें ऐड करते हैं क्लोजिंग पेएबल, तो क्लोजिंग हमारा देखो कितना क्या पेएबल है, और चेक करते हैं किससे किससे रिस्पेक्ट में, तो ऑन
डायरेक्ट बिजनेस, इसमें हम लोग और ऐड करेंगे ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, और हम लेस करेंगे इसमें से रिसीवेबल ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। सर लिख तो रहे सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ मुझे 5 मिनट दो, बस सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो हम लोगों को यहाँ पर री इंश्योरेंस बिजनेस पे, पहले मुझे यहाँ पर रब करने दो ये सब। अब देखो पहले क्लोजिंग क्या जो यहाँ पे बैलेंस है वो देखो कितना कितना है। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्लेम पेएबल, जो क्लोजिंग जो है यहाँ पर पेएबल वो 8,12,000 है ऑन डायरेक्ट बिजनेस पे, और री इंश्योरेंस 53 है, ठीक है। 8,12,000 और 53, और जो हमारा क्लोजिंग रिसीवेबल है ना वो है 1,13,000, ठीक। 8,12,000 प्लस 53 माइनस 1,13,000, ये आ रहा 7,52,000। वैसे ही हम लोग अब लेस करेंगे ओपनिंग पेएबल, तो फिर से वही तीनों चीज यहाँ पर आएगा। लिख लो पहले फटाफट से आप, पहले फटाफट से आप लिख लो। डन, ये पॉज तक लिख लो अगर लेट रहा तो, ठीक है। मतलब जल्दी हो गया, जल्दी तो ज़्यादा जल्दी हो गया तो बताता हूँ। चलो आ जाओ देखो अब देखो ध्यान से यहाँ पर, जो हमारा क्लेम ओपनिंग जो पेएबल है वो है 7,63,000 और 87 डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस पे जो पेएबल है, 7,63,000 और 87, ठीक है। और जो हमारा क्लेम रिसेबल है ओपनिंग वो कितना है, वो है 66, ठीक। तो 7,63,000 प्लस 87 माइनस 66, 7,84,000, और ये हम लोग को लेस करना है टोटल। तो 52,20,000 प्लस 7,52,000 और माइनस 7,84,000, ये रहा 51,88,000। अब आप ना इसको फटाफट से कॉपी करो, फिर मैं समझाता हूँ पूरा, ठीक है। आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं हट जाता हूँ एक बार, जल्दी से इसको कॉपी कर लो आप। बहुत सारे कर लेना, ठीक है। डन ना। चलो देखो अब यहाँ पर, देखो आप यहाँ पर नॉर्मली कैसे निकालते हैं, पहले मैं उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। उसी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, देखो सर क्लेम पे हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 46,70,000, इसका पेबल है क्लोजिंग 8,12,000 और ओपनिंग है इतना, ये कितना हो गया 46,70,000 प्लस 8,12,000 माइनस 7,63,000, ये आ रहा टोटल 47,19,000, ठीक है। फिर आप रे इंश्योरेंस पे देखते कितना क्या पे हुआ है टोटल और ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो 7 लाख था, और यहाँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे माइनस करेंगे हम लोग ओपनिंग, तो 7 लाख प्लस 53 माइनस 87, ये सब पर क्या आ रहा है 6,66,000, ठीक है। फिर आप लेस करते है ना, कितना क्लेम हम लोगों को मिला है और री इंश्योरेंस सीडेड, तो 2,30,000 प्लस 1,13,000 माइनस 66, ये सब करके आ रहा है 2,77,000,
तो 47,19,000 प्लस 666,000 प्लस 277,000, ये सब करके आ रहा 56 लाख। अच्छा नहीं नहीं, माइनस करना लास्ट वाला, -2,77,000 -2,77,000, ये सब करके आ रहा 51,08,000। ठीक है। और फिर क्या करते हैं आप, ये 35 प्लस 45 मतलब 80,000 आप और ऐड करते। देखो वही आया क्या यहाँ पे, जो हम लोग ने निकाला है वही है। ये सर है तो वही चीज, बट कैसे आ रहा है सर। देखो ये समझ में हम लोग को अच्छी तरह से आता है, ठीक है, ये वाला चीज। बट इसमें कैसे प्रेजेंट करना होता है पता हम लोग को, कि इस साल का कितना क्लेम हमारे पास से गया है। बट क्लेम जब हम लोग बात करते हैं ना, तो क्लेम में जो हम लोग पे करते हैं पेमेंट के टाइम, तो हम लोग को ये भी दिखाना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोग को दिखाना पड़ता है इस बार टोटल कितना पे हुआ है नेट ऑफ क्लेम रिसिव्ड ऑन री इंश्योरेंस। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखो, हम लोग पहले लिखते हैं यहाँ पर क्लेम पेड लेस री इंश्योरेंस। तो क्लेम पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस एड क्लेम पेड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड एंड लेस करते हैं हम लोग इसमें से सीडेड वाला। फिर हम लोग को ऐड करना होता है सर्वेयर, सर्वेयर का फी और साथ साथ लीगल एक्सपेंसेस, तब जाके ये आएगा। फिर हम लोग ऐड करते हैं क्लोजिंग पेएबल। अब देखो पेएबल जो है हमारा इन दोनों का तो पेएबल है, बट ये तो हमें मिलने वाला है, इसलिए हम लोग लेस कहते हैं इसको। सेम इसके केस में भी ऐसे ही है हमारा, है ना, ये दोनों पेएबल है बट एक तो मिलने वाला था, इसको हटा दिया हम लोग। इस तरह से हमें निकालना होता है यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या। ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, जिसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या बोलता है, from the following you are required to calculate the loss on account of claim to be shown in the revenue account for the year ending 31st December 2021। मतलब देखो कुछ एक क्लेम है जो इंटीमेट हुआ था 2020 में, बट एडमिट हुआ था 2020 में, है ना, दोनों हो गया था, बट पे हुआ है 2021 में। अब ये क्या होता है सर, इंटीमेशन एडमिशन और पेमेंट, ये क्या होता है सर। इंटीमेशन मतलब मान लो आप आग लग गया था, ठीक है। अब जैसे ही आग लगा इन्फॉर्म कर दिया गया कंपनी को कि सर यहाँ पर गोडाउन में हमारा आग लग गया और नुकसान हुआ है, हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, इसको बोलते हैं इंटीमेशन। फिर कंपनी क्या करता है, सर्वे करवाता है, सब कुछ करके अगर फाइनल होता है कि हाँ चलो ठीक है, जेन्युइन है कि लॉस हुआ है और हम लोग को पैसा देना है, तो वो क्लेम कंपनी उसको एडमिट करता है। और एडमिट तो हो गया, अब पे डायरेक्टली जब पे होगा फाइनली, अब तो उसको बोलते हैं पेमेंट करना। ठीक है। तो हमें देखो 31 दिसंबर 2021 का हमें यहाँ पर मतलब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021 मतलब 2021 का कितना क्लेम यहाँ पर हमें दिखाना, उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो ये सब है 2020 21 19 19, ये सब हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। अब सबसे पहले आप चेक करो यहाँ पर कितना टोटल पे हुआ 2021 में। तो देखो पे हुआ टोटल 2021 में 15,000, ये 12,000 और एक ये 1,02,000। ठीक है। आप मेरे साथ साथ लिखो यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम टू बी सोन इन रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है। तो क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर 2021, तो कितना पे हुआ 2021 में, 15 12 और 1,02,000। तो 15 12 27 और 1,02,000 कितना हो गया ये, 1,29,000। ठीक है। अब तो क्या था, कुछ एक हमारे पास आपको ऐसा यहाँ पर क्लेम दिखेगा जो इंटीमेट हो गया होगा बट पेमेंट नहीं हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। जैसे आप अगर यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा चेक करो कितना कितना इंटीमेट हुआ है 2021 में। तो देखो ये 2021 में इंटीमेट हुआ है, ये हुआ है और ये हुआ है। इसमें से दो जो आपको ऐसा दिखेगा ना जो पेमेंट हुआ ही नहीं है, 2021 का 22 में पेमेंट हुआ, मतलब 21 में नहीं हुआ ये 10,000। फिर यहाँ भी 8,000 जो है पेमेंट नहीं हुआ, मतलब 10 प्लस 8 18,000 का पेमेंट इस बार हुआ ही नहीं है। बट हम लोगों को तो यहाँ पर नॉर्मली मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़ों को फॉलो करना होता है। अब आप ही मुझे बताओ, इंटीमेट तो कर दिया गया था, ठीक है, इंटीमेट कर दिया गया था। अब आप एडमिट अभी तक नहीं किए हो या एडमिट करके पे नहीं किए हो, वो आपका मैटर है। बट एक्चुअल में ये लॉस तो 2021 में हो गया था ना,
एक्चुअल में ये लॉस 2021 में ही हो गया था। तो अब भले ही आपने यहाँ पर एडमिट नहीं किया इस साल, भले ही आपने पे नहीं किया इस साल, बट जितना भी क्लेम है जो इंटीमेट हो चुका है इस साल ना हम लोगों को, उसमें भी हम लोग को ऐड करके दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग नॉर्मली एक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, हम लोग ऐड करेंगे क्लेम्स इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड और पेड इन 2021। तो कितना कितना है, 10 और 8। ठीक है। अब देखो इसका मतलब तो ऐसा भी है कि कुछ ही क्लेम ऐसा होगा जो इंटीमेट पहले हुआ होगा, मान लो 2018 में, 19 में, 20 में, जो 21 में पे हो रहा है, जो 21 में पे हो रहा है, तो इसका मतलब वो तो हमारा खर्चा ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा है क्या? आप समझो, अगर कुछ एक क्लेम जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, देखो कौन सा पे हुआ है 21 में, पे हुआ 21 में पहला वाला 15,000, क्या वो 21 का था खर्चा? नहीं सर, वो तो 20 का था। इसके साथ साथ देखो यहाँ पर एक और पेमेंट हुआ है 12,000, क्या वो 21 का था खर्चा? नहीं सर, वो तो 19 का था। हाँ, बाकी जो पेमेंट हुआ 1,02,000 वो इसी साल का था। लेकिन 2020 और 19 में इंटीमेट क्या हुआ था, तो वो उस साल का खर्चा हुआ, और उस साल भी हम लोग ऐड कर दिए होंगे ये बोलकर कि क्लेम इंटीमेट तो हो ही चुका है, भले पेमेंट हुआ चाहे नहीं हुआ। अब आप समझो, एक बार आप क्लेम को इंटीमेट करने पे ऐड करोगे, एक बार क्लेम करने पे मतलब पेमेंट करने पे ऐड करोगे, इस तरह से करोगे क्या? नहीं सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्लेम पहले ही इंटीमेट हो चुका था बट पे या एडमिट नहीं हुआ, तो उस समय आपको यहाँ पर हटाना पड़ेगा, है ना? तो इसको आप लेस करोगे, क्लेम्स इंटीमेटेड बिफोर 2021 बट पेड इन 2021। तो क्लेम इंटीमेटेड हुआ था 20 में और 19 में, कितना कितना, 15 और 12, 27,000। तो 1,29,000 प्लस 18, 1,47 माइनस 27, 1,20,000। और फिर देखो बोलता है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ री इंश्योरेंस वर्ष 25,000। अब देखो री इंश्योरेंस के बारे में बोल रहा है ना? तो सर ये री इंश्योरेंस सीडेड है या एक्सेप्टेड है, कुछ तो बताया ही नहीं है। तो पहला तो एक ये यहाँ पर हिंट है कि ये सब जो क्लेम है ना, ये पेमेंट के बारे में बता रहा। तो अब ऐसा बात है, ये रिसीव के बारे में बात कर रहा, मतलब ये री इंश्योरेंस सीडेड के बारे में है, वरना अगर ये पेमेंट के बारे में होता तो बताया था। या फिर अगर एक ये भी आप ध्यान रखना, कुछ भी अगर नहीं बताया क्वेश्चन में, तो री इंश्योरेंस चाहे वो प्रीमियम के केस में हो चाहे वो क्लेम के केस में हो, आप ये मान के चलना कि वो री इंश्योरेंस ट्रांसफर्ड है बिजनेस का, मतलब री इंश्योरेंस वो सीडेड है। तो आप लेस करो यहाँ पर, क्लेम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड 25,000, तो ये आ जाएगा 95,000। ठीक है, चलो। अब अगर देखो आपको शॉर्टकट यहाँ पर अगर मान लो एमसीक्यू में पूछा ना ये सब चीज, तो इतना तो टाइम नहीं देना। सर एमसीक्यू में इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे एमसीक्यू में। बट ऑब्वियस सा बात है, देखो अगर आपको कोई अगर पूछता है तो आप इसको पता है, आप इसको 10 सेकंड में आप इसको आंसर कर सकते हो। पता है कैसे? हम लोग तो यही बोल रहे हैं ना कि जो इस साल का इंटीमेट हुआ वही इस साल का खर्चा है, और तो खर्चा है ही नहीं। तो आप बस चेक कर लो ना इस साल कितना कितना इंटीमेट हुआ है। तो आप देखो इंटीमेट हुआ इस साल 2021 में, एक ये, दो और ये तीन, कितना होता है, 10,000, 18,000 प्लस 1,02,000, 1,20,000, बात खत्म। खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं है। माइनस कर देना ये 25,000 अपना, वही तो आया देखो ना यहाँ पर। हाँ, बट में प्रेजेंट करना पड़ता है पूरा इस तरीके से, है ना? चलो, एक बार यहाँ पढ़वाता हूँ मैं आपको अब। ठीक है, ये सब चीज़ तो देखो, ये सब तो हमने यहाँ पर देख लिया था। इसके बाद समझो, बोलता है क्या, आफ्टर द लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड पर्सन इंटीमेट द सेम टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ क्लेम एंड कंपनी एक्सेप्ट एंड पेड द सेम। There may be a situation where claim is intimated during the year but not accepted.
However, following the principle of conservatism, claim intimated but not accepted during the current year should be shown as the claim of current year only, जो हमने अभी तक बात किया। ठीक है। और तो जो क्लेम जो इंटीमेट होता है ना, उसको हम लोग को वेरीफाई करवाना होता है। दैट्स वाई सर्वे का फी हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, ऐसे नहीं अपने मन से हम लोगों ने ऐड कर दिया, हमें यहाँ पर इसको वेरीफाई करवाना होता है। ठीक है। और अगर एक चीज चेक कर लेना, इन केस ऑफ री इंश्योरेंस इफ नथिंग इज मेंशन्ड वेदर इट इज एक्सेप्टेड और सीडेड, तो हम लोग क्या एज्यूम करना है कि ये री इंश्योरेंस सीडेड है ना, सीडेड है फॉर बोथ प्रीमियम एंड क्लेम। हमने इसके बारे में अभी बात हमने कर लिया। बोलो क्लियर है क्या? अब ना एक यहाँ पर क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें यहाँ पर एंट्रीज भी देखना है। ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। इसको अभी करिए, ब्रेक ले ले हम लोग, तो लगभग 1 घंटा हो चुका है। एक काम करते हैं हम लोग 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे, एंड देन 5 करते हैं हमारा जनरल इंश्योरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलो। चलो और देखते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं। खुश रहो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। On 31st March 2013, it had reserved for unexpired risk to the tune of 100 crore. It comprised of 37.5 crore in respect of marine insurance business, rupees 50 crore in respect of fire insurance business, and 12.5 crore in respect of miscellaneous insurance business. टोटल 100 करोड़ में इतना इतना था ये सब। ठीक है। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ खुश रहो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू क्रिएट रिजर्व at 100% of net premium income in respect of marine insurance and 50% of net premium in respect of fire and miscellaneous insurance। वही हम लोग नॉर्मली करते भी हैं। ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2014 द फॉलोइंग बिजनेसेस वर कंडक्टेड। तो प्रीमियम कलेक्टेड यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ से पैसा आ जाए, बोलता है इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज इशूड अदर देन इंश्योरेंस कंपनी, मतलब री इंश्योरेंस का बात नहीं कर रहा है, नॉर्मल बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो डायरेक्ट बिजनेस है। फिर अदर इंश्योरेंस कंपनी से मिला, मतलब ये री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड का बात कर रहा है। एंड देन प्रीमियम पेड और पेएबल टू द अदर इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ बिजनेस सीडेड। तो आप बताओ पहले नेट प्रीमियम अर्न कितना हुआ है। तो 45 प्लस 17.5 माइनस 16.75 टोटल कितना होता है। तो नेट प्रीमियम हमारा होता है 14.75। ठीक है। हमें कितना यहाँ पर क्रिएट करना है, मतलब कितना हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा 100%। 100% मतलब 45.75। आप बताओ ऑलरेडी कितना यहाँ पर क्रिएटेड है। ऑलरेडी आप बताओ मुझे कितना यहाँ पर क्रिएटेड है। तो इसके रेस्पेक्ट में 17.5 करोड़ तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर। तो आपको 45.75 माइनस 37.5 आपको और 8.25 इस साल क्रिएट करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। तो बस हमें यहाँ पर ना जनरल एंट्री पास करना है रिलेटिंग टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। तो कितना क्रिएट करना बस वही आपको यहाँ बताना, और कुछ नहीं। ठीक है। एंड देन कॉलमनर फॉर्म में हमें इनका अकाउंट दिखाना है, वो चलो बहुत ज़्यादा आसान है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर पहले वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ URR टू बी क्रिएटेड। कितना क्रिएट करना अपने को। ठीक है। तो एक मरीन के रेस्पेक्ट में है, देन फायर एंड देन मिसलेनियस। ठीक है। तो प्रीमियम कलेक्टेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस, प्रीमियम कलेक्टेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस। अब बताओ कितना है। 45 इसमें आप ऐड करोगे, इसमें आप ऐड करोगे प्रीमियम कलेक्टेड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, और लेस करोगे प्रीमियम पेड ऑन
री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। ठीक है, तो आप अगर चेक करो, मिला है 45, 107.5 और 30। ठीक है, और यहाँ पर 17.5, 12.5 एंड 10। देन लास्ट में 16.75, 10.75 एंड 17.5। ठीक है, तो अब कितना कितना आया था, पहले वाला तो देख लेते हम लोग। 45.75 कुछ आया था। 45 प्लस 17.5 माइनस 16.75, यस। 107.5 प्लस 12.5 माइनस 10.75, 109.25। 30 40 माइनस 17.5, 22.5। ठीक है, अब बताओ कितना यहाँ पर रिजर्व चाहिए होगा। रिजर्व यहाँ पे ऐसे लिखो ना, रेट ऑफ URR 100%, 50%, 50%। क्लोजिंग रिजर्व कितना रखना पड़ेगा हम लोग को, क्लोजिंग URR, तो 45.75 इसका 100%, 109.25 का 50%, 54.625 और 22.5 का 50%, 11.25। आप क्या बोलोगे, हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है ओपनिंग URR कितना पड़ा हुआ है, 37.5 एंड 50 एंड 12.5, 37.5, 50 एंड 12.5। तो कितना आपको क्रिएट करना है या फिर एक्स्ट्रा बना हुआ है, तो 45.75 माइनस 37.5, 8.25 हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पर 4.625 हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्रिएटेड है 1.25। ठीक है, तो आप जनरल एंट्री बताओ क्या करोगे इसके लिए। आप जनरल एंट्री इसके लिए क्या करोगे बताओ। आप पहला वाला के लिए क्या बोलोगे, मरीन में हम लोग क्रिएट करना है ना, तो आप बोलोगे यहाँ पर मरीन रेवेन्यू, इसलिए मरीन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व 8.25। वैसे आप फायर का भी क्रिएट करोगे, फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व 4.625। और तीसरा में तो ज़्यादा किया हुआ है, तो आप घटाओगे, आप बोलोगे यहाँ पर अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कर लो कॉपी यहाँ तक पूरा, टू मिसलेनियस रेवेन्यू अकाउंट 1.25। ठीक है, ये पहले हम लोगों से पूछा था यहाँ पर। और दूसरा पूछा है कि आप यहाँ पर कॉलमनर फॉर्म में बनाकर दिखाओ फायर मरीन एंड मतलब मरीन फायर एंड मिसलेनियस का अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट। तो अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट
मरीन, फायर, मिसलेनियस, मरीन, फायर, मिसलेनियस। ठीक है, तो बताओ बाई बैलेंस बीडी कितना था ओपनिंग बैलेंस इसका? मरीन में था 37.5, इसमें 50 और इसमें 12.5। हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग तो यहाँ पर एंट्री नेट में दिखाते हैं, ठीक है। बट अगर पूरा एंट्री करना पड़े, ये तो जो जैसे इंस्टीट्यूट ने कर रखा है मैंने वैसे बताया आपको, अगर प्रॉपर पूरा एंट्री करना पड़े तो क्या करेंगे हम लोग पता है? हम लोग इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे पहले रेवेन्यू अकाउंट में। रेवेन्यू अकाउंट में कितना जितना है 37.5, 50 और 12.5, एंड देन हम लोग ईयर एंड पे फिर से रेवेन्यू अकाउंट से निकालेंगे हम लोग कितना, जितना क्लोजिंग चाहिए है। जैसे इसमें चाहिए था 45.75, इसमें 54.625 और इसमें 11.25, ये था ना? ठीक है, ये जो चाहिए था इनको। और अब क्या होगा, यही इनका बैलेंस रह जाएगा जो हम लोग ने निकाला यहाँ पर। ये नेक्स्ट चेक के लिए बैलेंस रहेगा ना, 45.75, 54.625 और 11.25। अब नेट करोगे तो वही एंट्री होगा जो हम लोग यहाँ पर किए हैं। तो पहले क्या एंट्री होगा इसमें, यूआरआर अकाउंट डेबिट टू मरीन रेवेन्यू अकाउंट, कितना होगा 37.5। फिर क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना? फिर क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पर, समझ में आ रहा है क्या? कितना क्रिएट करेंगे फिर बताओ हम लोग, हमने फिर से बोलेंगे कि हमारा जो मरीन रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू यूआरआर 45.75, तो नेट में ये वाला एंट्री हमारा हो जाएगा। दैट्स इट। अब चलो मैं आपको यहाँ पर इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ रेवेन्यू अकाउंट का, देखना है कितना आसान लगेगा। अब तो जो हम लोग को अब रेवेन्यू अकाउंट बनाना है, अब यहाँ पर तो क्या है, जो उसका टोटल फाइनल अकाउंट बनता है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस का है फॉर्म ए, जनरल इंश्योरेंस का है फॉर्म बी। तो इसमें रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यहाँ भी क्या बनेगा, रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी जनरल इंश्योरेंस का। यहाँ पर आएंगे हम लोग तो क्या देखते हैं यहाँ पर, रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रीमियम अर्न दिखाएंगे शेड्यूल नंबर 1 में, देन अदर्स कुछ भी जो हमारा इनकम होगा, और इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट हम लोग अलग से दिखाते हैं। यहाँ पर ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या है, अगर मान लो टीडीएस वगैरह कटा है, 100 का इनकम, 10 रुपये टीडीएस, 90 आपको मिला है, तो आपको 100 दिखाना है, इनकम दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। देन क्लेम्स इनकर्ड जैसे निकाला हम लोगों ने शेड्यूल 2 में दिखा देंगे। कमीशन लगता है वो शेड्यूल 3, एंड जितना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे हमारा एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट वगैरह हो जाएगा, ये सब चल जाएगा यहाँ पर। बोलो क्लियर हुआ? देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको निकाल देना है। अब जो पीएल बनाने वाला जो टोटल है ना, इसमें तो क्या होता है, अब तीनों से हम लोग लेकर आएंगे, जितना हमारा फायर, मरीन, मिसलेनियस सबका हम लोग लेकर आएंगे, बताएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है। इसमें ऐड करेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फिर से इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट। सर ये तो हमने यहाँ पर कर दिया था ना, तो यहाँ पर स्पेसिफाइड था ना, ये फायर का है, ये मरीन का है, ये मिसलेनियस अदर अदर होगा अपना अपना। लेकिन यहाँ पर ये जनरल है, नहीं पता किसका, ये पूरा कंपनी फंड से पैसा जा रहा है, वो यहाँ पर आएगा। देन इन सब के बाद हमारा अदर एक्सपेंस रहेगा, है ना, जो कंपनी का जनरल एक्सपेंस लग रहा है, जो हम लोग एलोकेट नहीं कर पा रहे। ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर हम लोग टैक्स हटा देंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखो इसमें एक चीज यहाँ पर, कैटेस्ट्रॉफ रिजर्व, ये क्या है सर? ये जैसे मान लो कोई इमरजेंसी हो गया, जैसे कोविड आ गया, ठीक है, ये सभी देखना अभी हम लोगों का सभी वर्ल्ड वार की तरफ अभी ऐसा लग रहा जा रहा है, फिर कभी कभी ठीक हो जा रहा है, ये चल रहा है। और इन सब में सबसे बड़ा नौटंकी पता कौन कर रहा है? सबको पता है ना, एक प्रेसिडेंट है यूएस का, सबको पता है अपने को। तो वो कुछ ना कुछ कांड करते रह रहा है जब तक, और बच्चा लोग की तरह आके बस जानते क्या, मैं मार दूंगा, बाहर मिल दिखा दूंगा, ये वही कर रहा है वो, और कुछ नहीं। ठीक है, सोचो ये लोग, उन लोगों को मतलब सुलह करना था, तो लोग गया भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। वो बेचारा क्या सोच रहा है पता, पाकिस्तान, कि यार आया ये सब तो लगे हाथ उधार मांग लिया जाए। वो लोग बात कर रहा है, इसको लग रहा है लोन मिल जाएगा। लास्ट में हुआ क्या, वहाँ सीज फायर के लिए गया, वो भी मतलब जो हो ना अपना, मैं समझौता के लिए गया, ना ही तो वो समझौता हुआ ना कुछ हुआ, फिर आके ट्वीट पे ट्वीट खेलना चालू हो गया। समझ में आ रहा क्या? अब मान लो ऐसा कुछ की तरफ चीज अगर बढ़ गया, और फिर हम लोग को इमरजेंसी के लिए रिजर्व वगैरह बनाना पड़ा, तो इसको बोलते हैं कैटेस्ट्रॉफ रिजर्व। तो ये सब कैसा है, कोविड आया था ऐसे केस में, तो इन सब में हम लोगों को बोलते हैं क्या, अचानक से ये सब फंड हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है, तो हम लोग को सब में बोलेगा तो ही ट्रांसफर करेंगे, वरना हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये जो हम लोग मैंने आपको बताया अभी इन्वेस्टमेंट वाला, वो सब चीज़ है। ठीक है, ये कैटेस्ट्रॉफ रिजर्व का मतलब क्या है, ये सब यहाँ बताया हुआ है। और जो अप्रोप्रिएशन आपको दिख रहा है ना, ये सब क्या क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड प्रपोज, या फिर अदर को रिजर्व में ट्रांसफर किए, ये सब हमारा जैसे हम लोगों ने बैंकिंग के केस में देखा था।
ठीक है। चलो, और ये सब जो है हमेशा हम लोगों को यहाँ पर दिखाना है ग्रॉस बेसिस पे विदाउट कंसिडरिंग टीडीएस। बाकी सब हमने यहाँ पर देख लिया। अब एक छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा जाता है कि आप रेवेन्यू अकाउंट बनाकर दिखाओ। ठीक है, तो आप बनाकर दिखा देते हैं हम लोग। प्रिपेयर द फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट एज पर IRDA regulations for the year ended 31st March 2021 from the following details। क्लेम्स पे हुआ यहाँ पर देखो 9,80,000। लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम ये इसी में ऐड होता है। प्रीमियम रिसीव हुआ है 26 लाख। री इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पे भी कर दिए 2 लाख, तो नेट में 24 लाख। ठीक है। कमीशन, ठीक है, कमीशन दिखा देंगे हम लोग इसको। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट जाएगा ऑपरेटिंग में, है ना, इसको भी दिखा देंगे, छोड़ दो। शेड्यूल 3 एंड 4। प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 1 अप्रैल 2020 मतलब ओपनिंग URR 11 लाख है, तो क्लोजिंग कितना बनाना पड़ेगा 50% इसके ऊपर। तो 50% कितना होगा 12 लाख। फायर है ना, तो 50% होगा। एंड देन 11 हमारे पास ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो एक ही तो बनाना पड़ेगा। तो नेट में 23 लाख रुपया का प्रीमियम इनकम दिख जाएगा। फिर क्लेम्स अनपेड ऑन 1 अप्रैल 2020, और फिर मैंने ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो क्लोजिंग वाला ऐड करेंगे, ओपनिंग वाला हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे, यही तो करते हैं। क्रिएट करना है अनएक्सपेक्टेड रिस्क एट द रेट 12%। रिजर्व हमें क्रिएट करना है, तो हम लोग को ये 50%, हम लोग को ये पता ही 50% क्रिएट करना होता है। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर, देखो, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 5। तो लिखो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है। फायर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ, इतना नाम नहीं लिया क्या। ठीक है, छोड़ दो। तो जो भी नाम होगा कंपनी का दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर। रेवेन्यू फायर है ना, तो ये काम करते हैं, रेवेन्यू अकाउंट दिखा देते हैं ये, कि ये हम लोग फायर का है। तो फॉर्म बी जनरल इंश्योरेंस का, RA मतलब रेवेन्यू अकाउंट। लिखो यहाँ पर पर्टिकुलर्स, शेड्यूल्स, प्रीमियम अर्न्ड, तो शेड्यूल नंबर 1। ठीक है, इसमें 23 लाख आएगा, कैसे आएगा हम लोग दिखा देंगे, हम लोगों ने निकाला ही अभी। ठीक है, शुद्ध साथ साथ दिखाई देते अच्छा रहेगा। तो प्रीमियम कलेक्टेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस 26 लाख था ना, 26 लाख रुपया। ठीक है, हम लोग क्या लेस करेंगे हम लोग यहाँ से, प्रीमियम पेड ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड 24 लाख रुपया। इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग URR जो 11 लाख था, लेस करेंगे क्लोजिंग URR जो कि हमारा 24 लाख का
50% आएगा 12 लाख, 23 लाख। ठीक है, वही हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था। अदर्स कुछ है नहीं, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, ये सब कुछ है नहीं। देन एक्सपेंसेस में आते हैं हम लोग। तो सबसे पहला ही क्या है इसमें, क्लेम। क्लेम 2 नंबर में है ना। तो क्लेम, क्लेम बताओ क्या क्या यहाँ पर आया था हमारे पास। 9 लाख 80 प्लस 20, 10 लाख। 10 लाख, 1 लाख 60, 11 लाख 60 माइनस 1 लाख, तो 10 लाख 60 टोटल आया था यहाँ पे, है ना। और दिखाते हैं यहाँ पर क्लेम। तो कितना क्या है, तो क्लेम पेड 9 लाख 80, एड लीगल एक्सपेंसेस 20 हजार, 10 लाख। इसमें आप ऐड करोगे क्लोजिंग पेएबल 1 लाख 60 हजार, और लेस करोगे ओपनिंग पेएबल, टोटल 10 लाख 60। ठीक है, देन कमीशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, कहाँ गया। तो कमीशन में था 6 लाख, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में 4 लाख, यही ना। तो 6 4 10 और 10 20, तो यहाँ पर आ जा रहा है 20 लाख 60 हजार। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 23 लाख माइनस 20 लाख 60, मतलब 2 लाख 40 हजार। ठीक है, यार 2 लाख 40 हजार। डन क्या, ये आपको 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलो, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया, और इसी के साथ हमारा एग्जाम पर्पस के लिए हमारा जनरल इंश्योरेंस का टॉपिक होता है ओवर। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, चलो। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको क्या कि लाइफ जो है यहाँ पर इंश्योर्ड नहीं हो सकता, हम लोग इसको लाइफ एश्योरेंस एक्चुअल में ये होता है, हम लोग बोलते हैं इसको लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पर देखो नॉर्मली हम लोग को 4 चीज़ बनाना है। एक तो हमने यहाँ बात कर ही लिया, लाइफ इंश्योरेंस में भी रेवेन्यू अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट रहेगा ही रहेगा। हम लोग को एक और चीज़ बनाना होता है, वैल्यूएशन बैलेंस शीट। और मैं बोलूँ आपको एग्जाम के लिए ना, तो बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है ही। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही इंपॉर्टेंट, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बड़ा समझ से पड़े सब कुछ क्या है। देखो यहाँ पर समझो क्या होता है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर लाइफ एश्योरेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो लाइफ इंश्योरेंस या फिर बोलो लाइफ एश्योरेंस, ये जो है ना एक सोशल कॉज का चीज है ना। हम लोग यहाँ से पैसा नहीं बना सकते। तो कंपनीज को भी ये बात पता है कि जो भी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस यहाँ पर करे ना, वो लोग यहाँ से बिजनेस नहीं बना सकता, यहाँ से ज्यादा पैसा नहीं बना सकता वो लोग, क्योंकि ये एक सोशल कॉज का चीज है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि आपने जितना भी कमाया है ना, आपने जो भी प्रॉफिट अर्न करा है, उसका 95% आपको इन्हीं पॉलिसी होल्डर्स को लौटा देना पड़ेगा। और याद है मैंने आपको बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस को लोग एज एन इन्वेस्टमेंट टूल भी देखते हैं।
है ना। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर जो प्रॉफिट जो जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा ना, उसमें से उसमें से 95% इन्हीं पॉलिसी होल्डर के पास चला जाएगा। बस 5% ही शेयर होल्डर्स को मिलता है, जो आप बोल सकते हो इनका प्रॉफिट है। बस 5%। बाकी 95% इन्हीं पॉलिसी होल्डर्स को हमें वापस करना पड़ता है, जो भी प्रॉफिट होगा। और ये जो 95% जो लोग वापस करते हैं ना, ये इन द फॉर्म ऑफ बोनस होता है। ये बोनस कई तरह का हो सकता है, अलग अलग नाम बोल के दे सकते हो आप इनको, बट है तो यही बोनस। मतलब क्या है बोनस का, ये प्रॉफिट हम लोग इन लोगों को लौटा रहे हैं। अलग अलग टाइप हो सकता है बोनस का, वो अलग चीज है। बट अल्टीमेटली यही बात है कि आप जो है यहाँ पर क्या बताओ, यहाँ पर 95% इनको आप लौटा रहे हो। ठीक है। अब जो ये यहाँ पर हम लोग इनको लौटाते हैं ना बोनस के तौर पे, अब ये जो बोनस है, हम लोग बोल सकते हैं इनको मान लो कैश बोनस। तो इसमें क्या होगा, हम लोग आपको इधर पैसा दे देंगे, या फिर हम लोग बोल देंगे आप अपना नेक्स्ट प्रीमियम आप हमें कम देना। एक होता है हमारा इंटेरिम बोनस, है ना। इंटेरिम बोनस क्या होता है, इंटेरिम बोनस का मतलब जैसे मान लो हम लोग हर साल के एंड में आपको बोनस मान लो दे रहे हैं, ठीक है। बट क्या हुआ, अब किसी का पॉलिसी मान लो बीच में मैच्योर हो रहा है, या फिर कोई एक्सपायर कर गया, ऐसा अगर केस हुआ तो हमने बीच में भी बोनस हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा। उन सबको बोलते हैं हम लोग इंटेरिम बोनस। और एक होता है टर्मिनल बोनस। टर्मिनल बोनस का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आप पॉलिसी पूरा लास्ट तक चलाते हो, जैसे मान लो ना 20 साल का पॉलिसी है ना। बहुत लोग क्या करता है, जैसे मान लो 3 साल आपका जो पीरियड है, आप वहां पर ना उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। 3 साल लॉक इन है। उसके बाद आप चाहो तो आप सरेंडर कर सकते हो अपना पॉलिसी। तो लोग क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा करते हैं, 5 साल 8 साल में पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं। तो कर दिया तो अलग बात है, लेकिन कोई अगर पूरा चला है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि आपने पूरा टर्म पूरा अपने मतलब अपना चलाया है 20 साल, तो आपको हम लोग टर्मिनल बोनस देंगे अलग से। तो वो यहाँ पे बोनस आ सकता है। या फिर एक हमारा होता है रिवर्जनरी बोनस। रिवर्जनरी बोनस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग मैच्योरिटी या फिर डेथ के टाइम जब बोनस देंगे ना, पूरा कैलकुलेट करके आपको जो रिमेनिंग रहेगा, उसको बोलते हैं रिवर्जनरी बोनस। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बोलते हैं लोगों को कि आप चाहो तो अभी कैश बोनस ले लो, या फिर आप रुक जाओ, आप रिवर्सनरी बोनस आप ले लेना। ठीक है। तो एंड में लेंगे ये लोग, उस समय ज़्यादा मिलेगा, ध्यान रखना एक चीज़। अब ना देखो, अभी जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, यहाँ पर रिवर्सनरी बोनस का ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। पर वो PYQ में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर नहीं है वो क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसको भी, छोड़ने नहीं देंगे हम लोग। अब बाकी हम लोग बात करते पहले यहाँ तक हमने क्या क्या देखा। बस एक चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ जो रेवेन्यू अकाउंट बनेगा ना, वो रेवेन्यू अकाउंट होता है पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट। और जो PNL बनेगा वो बनता है शेयर होल्डर्स का। ठीक है। देखो यहाँ पर तो 4 चीज बनाना अपने को यहाँ पर। एक तो रेवेन्यू अकाउंट जो पॉलिसी होल्डर्स का रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर होल्डर्स का रहेगा, वैल्यूएशन बैलेंस शीट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए तो, एंड बैलेंस शीट। सिंस लाइफ इंश्योरेंस इज अ सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, कंपनी डू नॉट अर्न प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट हो भी जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दे देंगे किसको बताओ, यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स को। कितना, 95%। बाकी बचा हुआ 5% किसके पास जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास। और ये जो 95% हम लोग इन लोग को देते हैं, उसको हम लोग बोनस के नाम पे हम लोग देते हैं। और ये बोनस कैसे कैसे हो सकता है बताओ, कैश बोनस, इंटेरिम बोनस, टर्मिनल बोनस, और ये रिवर्सनरी बोनस। बोलो क्लियर है क्या, पूरा समझा क्या। यहाँ पर भी देखो, हम लोग वैसे ही रेवेन्यू अकाउंट में बताएंगे, पहले प्रीमियम हमने कितना अर्न किया वैसे निकालना, जो हम लोगों ने देखा जनरल इंश्योरेंस में। ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम, यहाँ पर ये सब दिखाएंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पर दिखाएंगे कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर्स, एंड हमारा यहाँ पर प्रोविजन अदर देन टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस हम लोग अलग से दिखाना। और जो बेनिफिट्स पेड यहाँ पर है ना, ये जो बेनिफिट्स पेड है, यही हमारा क्लेम वगैरह रहेगा यहाँ पर। ठीक है। ये हमारा क्लेम, जैसे आप यहाँ पर 4 नंबर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर नोट नहीं बना हुआ अलग से। ठीक है। तो जो यहाँ पर बेनिफिट्स है ना, बेनिफिट्स जो हम लोग क्लेम दिखाते हैं, वही यहाँ पर बेनिफिट पेड रहेगा यहाँ पर। ठीक है। फिर इंटरिम बोनस, और ये क्या है ना, चेंज इन वैल्यूअर्स लाइबिलिटी, यही तो हम लोग को समझना है बस यहाँ पर। ये समझना है, समझेंगे इसको हम लोग, छोड़ दो अभी। ठीक है। अब ये पूरा हम लोगों को यहाँ पर रेवेन्यू इनका पूरा नहीं सीखना है, हम लोग को सीखना है बस वैल्यूएशन बैलेंस शीट। और उसके लिए हम लोग को ये हेल्प लगेगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ तक ये बताया एक बार। ठीक है। और प्लस समझते हैं अब ये क्या है वैल्यूएशन बैलेंस शीट।
वैल्यूएशन बैलेंस शीट। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर लो कि वैल्यूएशन बैलेंस शीट मतलब कोई जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना एसेट लायबिलिटीज, वो चीज नहीं है ये, है ना। ये क्या है और समझते हैं सबसे पहले हम लोग। देखो जब हम लोग जनरल इंश्योरेंस का बात की ना, आपको याद होगा हम लोगों ने वहां पर यूआरआर क्रिएट किया। क्या था ये? अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। ठीक है। क्यों बनाते हैं इसको हम लोग? ताकि जो आने वाले टाइम में यहाँ पर रिस्क अराइज हो सकता है और प्रीमियम हमने आज ही ले लिया है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी रिस्क आ सकता है उसके लिए हम लोग आज ही प्रोविजन बनाते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके। तो आपको याद होगा जब प्रीमियम अर्नड निकालते थे हम लोग वहीं पर हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर दिया था। और वहां पर कैसे दिखाया था याद होगा हम लोग, बोलते नेट प्रीमियम, नेट प्रीमियम। यहां पर हम लोग ऐड करते थे ओपनिंग, लेस करते थे हम लोग क्लोजिंग, है ना, क्लोजिंग यूआरआर। मान लो अगर ये नेट प्रीमियम आ रहा, नेट प्रीमियम आपका आ रहा है यहाँ पर 10 लाख रुपया, मान लो आ रहा है 10 लाख रुपया, ठीक है, नेट प्रीमियम। तो ओपनिंग में यहाँ पर लेट आपके पास अगर है 4 लाख और यहाँ 5 लाख, तो आप नेट में क्या बोलते थे कि 1 लाख घटा दो तो ये 9 लाख आ जाएगा। तो इसको बताओ तो मैं एक और तरीके से बोल दूं क्या, कि लेस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इसको हम लोग बोल देंगे चेंज इन यूआरआर। बोल सकते हैं क्या हम लोग ऐसे? हाँ सर बोल सकते हैं चेंज इन यूआरआर। तो उसमें कैसे क्या होगा, 5 - 4 ये 1 लाख आ जाएगा, तो ये 9 लाख फिर भी दिखेगा। ठीक है। तो यहां पर जब हमने यहाँ पर प्रीमियम दिखाया है ना लाइफ इंश्योरेंस के केस में, ध्यान रखना इस प्रीमियम में कोई भी यूआरआर अभी नहीं है, कोई भी यूआरआर नहीं है। आप अगर देखो यहाँ पर निकाला हुआ होगा प्रीमियम, इसमें कोई भी यूआरआर आपको नहीं दिखेगा। वो सब है प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस, एक्सेप्टेड री इंश्योरेंस रेट, और ये सब अलग अलग चीज़ें बताऊंगा मैं, अभी छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर देखो आप कहीं पे भी आपके पास यहाँ पर यूआरआर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है। अब तो हम लोग कैसे क्या लिखा सर यूआरआर? तो अपना देखो यहाँ पर रिस्क निकालना इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूअर को बुलाते हैं। वैल्यूअर कौन होता है? जनरली जिन लोगों ने एक्चुअली कर रखा है ना, ठीक है, बहुत ही टफ होता है, ठीक है, जिन्होंने एक्चुअली कर रखा है जनरली हम लोग उन लोगों को यहाँ बुलाते हैं। ठीक है। अब जो एक्चुअली आता है यहाँ पर जिसको लोग वैल्यूअर बोलेंगे, वो आकर यहाँ बताएगा कि आपका लाइबिलिटी कितना आ सकता है, आपका लाइबिलिटी कितना आ सकता है। अब मान लो उसने बताया कि आपका जो लाइबिलिटी आपका आ रहा है ना, क्लोजिंग लाइबिलिटी, वो आ रहा है लेट 8 करोड़ रुपया, और आपका ओपनिंग जो लाइबिलिटी है वो आपका ऑलरेडी 6.5 करोड़ रुपए यहाँ पर दिखाया हुआ था वैल्यूअर का लाइबिलिटी, तो चेंज कितना हुआ, 1.5 करोड़। सर ये लाइबिलिटी निकलता कैसे है? देखो बोलना तो बहुत ज्यादा आसान है कि जितना भी फ्यूचर में जो क्लेम्स जितना जाएगा ना उसका आज आप निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू, तो पीवी ऑफ ऑल क्लेम्स माइनस जितना प्रीमियम आपका आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, तो पीवी ऑफ ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स। बोलना बहुत ज्यादा आसान है, बट ये क्लेम निकालना ना ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल तो होता है। ये कितना लोग, सोचो कितना लोग मरेगा, कितना रुपया देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ये सब चीज? ये निकालना थोड़ा तो भाई दिक्कत देगा हमें, तो इसलिए एग्जाम में ये सब नहीं पूछता हम लोगों से, डायरेक्ट बोलता है कि हाँ भाई वैल्यूअर का लाइबिलिटी इतना है। क्लियर है क्या? पर समझा क्या? ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये कैसे बनाना हम लोग को तो अभी नहीं पता, ये बस ये देख लो आप, पीवी ऑफ ऑल फ्यूचर लाइबिलिटीज माइनस पीवी ऑफ ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट जब बनाएंगे ना, तो हम लोग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हम लोग चेंज इन वैल्यूअस लाइबिलिटी हम लोग दिखा देते हैं। बोलो क्लियर है? यस सर। अब ये वैल्यूएशन बैलेंस शीट सर बनता कैसे है, एक्चुअल में हमें इसको बनाना कैसे, तो अब ध्यान से देखना बाप। अब मान लो यहाँ पर आपका जो लाइफ एश्योरेंस फंड आपका आ रहा ना, लाइफ एश्योरेंस फंड आपका जो टोटल आ रहा है यहाँ पर, ये लाइफ एश्योरेंस फंड आपका आ रहा है यहाँ पर बाई लाइफ एश्योरेंस फंड लेट 500 करोड़। ठीक है। क्या और ऐसा लाइफ एश्योरेंस फंड मान लो कुछ है, ठीक है, वैल्यूएशन बैलेंस शीट। और हम लोग बोलते हैं जो
वैल्यूअर का जो क्लोजिंग लाइबिलिटी है, क्लोजिंग लाइबिलिटी ऑफ वैल्यूअर, वो है 40 करोड़। तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पर कि सरप्लस है 460 करोड़। ठीक है, इस तरह से दिखाते हम लोग। बट बात है सर ये लाइफ एश्योरेंस फंड क्या होता है? क्लोजिंग लायबिलिटी हम लोग समझ में आ गया। देखो लाइफ एश्योरेंस फंड ना, ये आपने जो यहाँ पर निकाला ना, ये रेवेन्यू अकाउंट, ये पूरा आप कर लो यहाँ पर, इसमें ऐड भी कर लो आप ओपनिंग, बट क्लोजिंग यहाँ पर अभी नहीं दिखाना है। क्लोजिंग हम लोग अलग से दिखाएंगे। और जो इसके बारे में बताया वो देखो यहाँ पर, this represent the excess of revenue received over revenue expenditure. It is nothing but the profit of business without adjusting the closing balance of valuers liability. जैसे समझो देखो यहाँ पर, यहाँ मान लो सब कुछ मिला के यहाँ पर आपका आ गया 1000 करोड़। ठीक है, सारा एक्सपेंसेस मिला के यहाँ पर आ रहा है आपका 700 करोड़, थोड़ा ज्यादा हो गया, मान लो 300 करोड़। बेनिफिट आपका आ गया यहाँ पर 350 करोड़। इंटरिम बोनस आ गया आपका 50 करोड़। टोटल कितना हो गया 1000 माइनस ये, टोटल अभी तक का 700, 300 करोड़ बचा अभी भी। अब हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन वैल्यूस लाइबिलिटी, यही करते हैं हम लोग ना। तो लेट क्लोजिंग है 50 करोड़, ओपनिंग है 30 करोड़, तो आप क्या करो 20 करोड़ आप लेस करोगे ना। तो बोल रहा है क्या, पहले एक काम करो, यहाँ पर ओपनिंग को आप पहले इसमें ऐड कर लो, क्लोजिंग को लेस करने से पहले वहीं तक रुक जाओ, आप ओपनिंग ऐड करके रखो। मतलब क्या, 300, 350 और ये 50, टोटल कितना है 700। ठीक है, और ये आपका था 1000, तो टोटल आता 300, उसमें आप ऐड करके रखो ये अपना आप, ये अपना 30, तो 330। अगर आपने ये भी कर दिया होता तो फिर ये 280 आ जाता, बट बोलते वहीं पे रुको, यही आपका लाइफ इंश्योरेंस फंड है, ये आपका लाइफ इंश्योरेंस फंड है। अब देखो यहाँ पर ये रिवीजन लेक्चर है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वरना हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सॉल्व करके पूरा वहां तक पहुंचते फिर समझ में हम लोग को अच्छी तरह से आता है कि यहाँ पर कितना अमाउंट ये हमारा आ रहा है लाइफ इंश्योरेंस फंड का। अभी अपने लिए समझो आप कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, एक बस आप इतना समझ के रखो कि जो क्लोजिंग आपका समझ लो जैसे प्रोविजन जो बनाना होता है ना, उसके पहले का जो अमाउंट है वही आपका लाइफ इंश्योरेंस फंड हम लोग यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, और वही लाइफ इंश्योरेंस फंड हम लोग लेते हैं यहाँ पर, और हम लोग बोलते देखो कितना हमारा लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी है एज पर वैल्यूअर, फिर हम लोग जो आएगा उसको बोलेंगे सरप्लस। अब इसमें कैसे क्या हम लोग बांटेंगे, इसको लेकर समझना अगर है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, और वो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हम लोग को दो चीज यहाँ पे देखना है, एक तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाना जो हम लोग अभी करेंगे, और फिर इसमें कुछ अमाउंट बांटने का भी हो सकता है, तो वो भी हम लोग बात करेंगे कैसा क्या है। बोलते देखो ह्यूमन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, बोलता लाइफ इंश्योरेंस फंड, जो नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस फंड होता है वही चीज है ये। ठीक है, 155 है, नेट लाइबिलिटी ऑन 31 मार्च एज पर एक्चुअल वैल्यूएशन, तो वही क्लोजिंग को नेट बोलते हैं लोग यहाँ पर 132। और इंटेरिम बोनस पे हुआ है टू पॉलिसी होल्डर्स ड्यूरिंग द वैल्यूएशन पीरियड, वो हुआ है 11 करोड़, 11 लाख का। हम लोग को बनाना है वैल्यूएशन बैलेंस शीट, बहुत ज़्यादा आसान है, 2 मार्क्स का वैल्यूएशन बैलेंस शीट। ठीक है, वैल्यूएशन बैलेंस शीट, तो बाई लाइफ एश्योरेंस फंड 155 लाख। अब बताओ यहाँ पर नेट लाइबिलिटी एज पर एक्चुरियल वैल्यूएशन वो कितना है पर 132 लाख। तो बाकी मैं बोल दूं क्या सरप्लस है, सरप्लस है यहाँ पर 155 माइनस 132। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। चलो यहाँ पर और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7, जून 14 में 8 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी गेट्स इट्स वैल्यूएशन मेड वंस इन एवरी 2 ईयर्स, तो नॉर्मली हम लोग जो वैल्यूएशन बेनिफिट बनता है ना वो 2 साल में एक बार ही बनता है। इट्स लाइफ इंश्योरेंस फंड जो था इनके पास 31 दिसंबर 2012 को वो था
55 लैक्स, और एक्चुअल वैल्यूएशन डिस्क्लोज कर रहा है एक नेट लाइबिलिटी इनका 35 लाख का। तो 55 माइनस 35, 20 लाख तो यहाँ पर है। इंटेरिम बोनस दिया गया है 1 लाख का, वॉज पेड टू द पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 ईयर्स। तो पहले बताना आपको, बनाना है वैल्यूएशन बैलेंस शीट, तो वो तो बन गया है ना। 20 लाख का हमारा क्या गया बताओ, सरप्लस। और दिखाते हैं यहाँ पर, वैल्यूएशन बैलेंस शीट बाय लाइफ इंश्योरेंस फंड 55 लाख टू नेट लाइबिलिटी एज पर एक्चुरियल वैल्यूएशन। ठीक है, कितना है वो, 20 लाख है कि 35 लाख? आई थिंक 35 लाख था, यस 35 लाख। तो टू सरप्लस कितना, 20 लाख रुपया आ जाएगा। डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या पूछा है, न्यू प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट होगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना हुआ था? सर नेट प्रॉफिट 20 लाख तो है। सुनो, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यहाँ पर 1 लाख का इंटेरिम बोनस दे दिया गया है। इसका मतलब एक्चुअल में देखो ना, तो 21 लाख का प्रॉफिट हुआ था। समझ मारा क्या? उसमें से 1 लाख का बोनस तो बांट दिया गया है। दैट्स वाई आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 20 लाख का सरप्लस, वरना अगर नहीं बांटा गया होता तो ये यहाँ पर 56 लाख होता लाइफ इंश्योरेंस फंड। सही मारा देखो, क्योंकि यहाँ पर तो ये लेस हो क्या होगा ना, यहाँ तो ये इंटरिम बोनस घट गया होगा, इसलिए आपको कम दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग कि ये जो अमाउंट यहाँ पर है, जो 20 लाख दिख रहा है, इसमें से बोनस गया 1 लाख, नहीं वरना 21 लाख का यहाँ पर आपको दिखता प्रॉफिट। तो निकालो यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो सरप्लस एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट, जो कितना है 20 लाख, हम लोग ऐड करेंगे इसमें इंटेरिम बोनस, ये हो गया 21 लाख। ठीक है, क्लियर है क्या? अब होता है देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पर बात क्या हुआ था कि जो प्रॉफिट आएगा ना, उसका कैसे बटेगा, 95% पॉलिसी होल्डर, सॉरी, हाँ 95 तो ठीक है, ठीक है, 95% पॉलिसी होल्डर्स एंड 5% शेयर होल्डर्स। तो इस 21 लाख का, इस 21 लाख का 95% कितना बनता है, 19,95,000 टोटल जाना चाहिए पॉलिसी होल्डर्स को, जिसमें से हम लोगों ने 1 लाख तो ऑलरेडी इनको दे दिया है इंटेरिम बोनस के तौर पे, तो 18,95,000 तो जाएगा। और बाकी 21 लाख का 5,000, मतलब 5%, मतलब 1,05,000। और अगर देखो तो हमारे पास पड़ा हुआ तो 20 लाख ही है ना, एक तो पहले दे दिया उनको। तो आप देखो 18,95,000 देना है किसको बताओ, 18,95,000 देना हम लोगों को पॉलिसी होल्डर्स को, एंड इन लोगों को देना है 1,05,000। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू पॉलिसी होल्डर्स, 21 लाख का 95%, 19,95,000 लेस
इंटेरिम बोनस 1 लाख रुपया। 1895 टू शेयर होल्डर्स। कितना अमाउंट? होल्डर्स मतलब कितना अमाउंट? 21 लाख का 5%। ये तो हम लोग को ही बांटना था, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस, समझ में आया क्या? क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पर। अच्छा पहले कॉपी कर लो यहाँ तक, रुको मैं हटता हूँ, एक बार कॉपी कर लो पूरा, ठीक है, छूटा है तो। डन ना? चलो आ जाओ, देखो अब। Valuation balance sheet is a statement prepared by the actuary of life insurance company. Balance of life insurance fund cannot taken as profit made by the company. It needs to be adjusted with the closing liability as per actuarial valuation. तो एक्चुअल वैल्यूएशन कब कब होता है? डन इन एवरी 2 years, डन वंस इन एवरी 2 years। और नेट लाइबिलिटी आएगा कैसे? तो पीवी ऑफ ऑल फ्यूचर लाइबिलिटीज माइनस पीवी ऑफ ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप आ जाओ, वैल्यूएशन बैलेंस शीट हमने बनाया यहाँ पर, सरप्लस आ गया। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू पॉलिसी होल्डर्स एंड ऑफ शेयर होल्डर्स। बोलता है क्या? नेट प्रॉफिट ऐसा वैल्यूएशन बैलेंस शीट जो भी आएगा उसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा इंटेरिम बोनस। जैसे 20 लाख आया था, हमने ऐड किया 21 लाख हुआ। अब ये ना कुछ बैलेंस होता है जो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, हम लोग अभी नहीं बांटना चाहते हैं, कुछ रिजर्व में रखना चाहते हैं, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, बट पीवाई क्यू जब आएगा ना तो वहाँ पे डिस्कस हम लोग करेंगे। पीवाई क्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर शेयर ऑफ पॉलिसी होल्डर कैसे आएगा? 95% ऑफ बैलेंस। ठीक है, 95% ऑफ बैलेंस जो हमारा रहेगा। तो आप समझो यहाँ पर ध्यान से, ये जो आया इसमें से तो हम लोग इंटेरिम बोनस हम लोगों ने बांट ही दिया पहले ही, तो उसको हटाकर बात करो ना, कितना देना है उसको, और बाकी जाएगा शेयर होल्डर्स को। क्लियर है? चलो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से कुछ क्लियर हो चुका है। एंड प्रीमियम में देखो यहाँ पर तीन, तो हम लोग को ये पता है क्या था। इसके बाद दो क्या है? कंसिडरेशन फॉर एन्यूटी। यहाँ पर क्या होता है, बहुत बार ना इंश्योरेंस कंपनी मंथली या फिर ईयरली मान लो पेंशन प्लान्स लेकर आते हैं, तो एन्यूटी के लिए मान लो हम लोग एक बार यहाँ पेमेंट किए और उसको पेमेंट करते जाता है फिर मंथली या फिर एनुअली। यहाँ पर जैसे मान लो ये किंग के लिए होता है पता है, ये सीनियर सिटीजन के लिए नॉर्मली होता है ये सब चीज़। ठीक है, उन लोगों ने एक बार प्रीमियम दे दिया और उनको टाइम टाइम पे पेंशन मिल रहा है। सिंगल प्रीमियम क्या होता है कि हम बोलते हैं भाई बार बार ना ये हर महीना हर क्वार्टर या फिर हर साल बार बार प्रीमियम देना मुझे नहीं सपर रहा है ना, मुझे याद नहीं रह रहा, दिक्कत हो जा रहा है ना। तो भैया एक काम कर, तुम ना एक बार में प्रीमियम ले ले पूरा, एक बार पूरा प्रीमियम ले ले तुम मेरे से, ठीक है, सिंगल प्रीमियम बात खत्म करो। और रिन्यूअल में जो हम लोग हर बार मंथली या क्वार्टरली जब रिन्यू होता है हमारा, हम लोग को हर बार रिन्यूअल प्रीमियम देना होता है। ठीक है, चलो वही सब है। और ये क्लेम इंकर्ड नहीं, यहाँ पे ये बेनिफिट पेड होगा। ठीक है, डन ना? चलो इसी साथ हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज का वन शॉट। बट यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन हमें करना अभी बाकी है, और वो हम लोग कहाँ करेंगे? पीवाई क्यूज में, तो वो भी देखना आपको है अभी। ठीक है, ध्यान रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।